अभी आपने देखी देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें, लेकिन आज आपके लिए दिन बड़ा है क्योंकि 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 475 सीटों पर अब से ठीक 6 मिनट के बाद में वोटिंग शुरू होने वाली है। लेकिन इंडिया न्यूज ने पूरे भारत के लिए क्या तैयारी की है एक बार आपको बता दें और दिखा दें। मेरे बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि बंगाल की जिन तीसरे चरण के लिए 31 सीटों पर मतदान होना है, वहां पर किन किन दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। और हां, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि डायमंड हार्बर लोकसभा सीट की जो 6 या 7 विधानसभा सीटें आती हैं, वहां पर अभिषेक बनर्जी का प्रभाव रहता है या फिर नहीं, वहां पर वोटर टर्नआउट क्या रहता है, यह देखने वाली वाकई में बात है। क्योंकि दक्षिण 24 परगना, हल्दिया, हुगली, यहां पर विधानसभा चुनाव किस ओर जाएगा, क्योंकि टीएमसी के लिए साख दांव पर लगी है। टीएमसी ने पिछली बार यहां से क्लीन स्वीप किया था, लेकिन टीएमसी के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने भी अगर खम ठोका है तो फिर ममता बनर्जी के लिए यह बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। वही ममता बनर्जी जिन्होंने यह कह दिया है कि एक टांग से हम पश्चिम बंगाल जीतेंगे, एक पांव से पश्चिम बंगाल जीतेंगे और 2 पांव के जरिए हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली को कोई भी गुजराती नहीं चलाएगा। लेकिन मेरे दाईं तरफ आप देख पा रहे हैं कि थर्ड फेज में, चाहे वो पश्चिम बंगाल है या फिर असम में, क्या कुछ होने वाला है। चूंकि असम में आज के बाद फिर ये तीसरे और आखिरी चरण का चुनाव है असम में, लेकिन बड़ी लड़ाई है तमिलनाडु में भी, बड़ी लड़ाई है केरल में भी, बड़ी लड़ाई है पुडुचेरी में भी। तमिलनाडु में इसलिए बड़ी लड़ाई है क्योंकि जो 234 सीटों के लिए मतदान आज होने वाला है, इसमें स्टालिन की भी किस्मत दांव पर लगी है। स्टालिन की किस्मत इन मामलों में दांव पर लगी है कि एआईएडीएमके और डीएमके की लड़ाई आखिरकार किस ओर जाएगी। एआईएडीएमके जिसने 10 साल तक शासन किया है, एआईएडीएमके जो इस बार जयललिता के बिना है, लेकिन डीएमके भी इस बार करुणानिधि के बगैर ही है चुनावी मैदान में। एआईएडीएमके जब जयललिता की मृत्यु हो गई, उनके निधन के बाद जिस तरह से पलानीसामी और पनीर सेल्वम के बीच में एक राजनीतिक रस्साकशी की लड़ाई चली और उसमें बीच में शशिकला ने यह कोशिश भी की कि किसी भी तरह से एआईएडीएमके पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन उसके बाद उन्हें जेल हो गई, सजा हो गई। लेकिन अब जाकर के ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो 2 दिग्गज हैं, पलानीसामी और पनीर सेल्वम, इन दोनों के बीच ही एक तरीके का युद्ध विराम कराया है। लेकिन एनडीए के लिए तमिलनाडु में क्या खास रहने वाला। वहीं केरल की भी बात करेंगे। केरल में चूंकि 80 के दशक से आज तक हमने एक ही चीज देखी है, कभी 5 साल के लिए एलडीएफ, कभी 5 साल के लिए यूडीएफ, 5 साल के लिए एलडीएफ और यूडीएफ। एलडीएफ और यूडीएफ के बीच लड़ाई में अगर पिनराई विजयन जो कि मुख्यमंत्री हैं केरल के, उन्हें कैप्टन पिनराई विजयन कहकर के एलडीएफ की तरफ से प्रमोट किया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो फिर केरल पर नजर इंडिया न्यूज की बनी हुई है। और हां, केरल में पलक्कड़ सीट हॉट सीट है। हॉट सीट इस लिहाज से है क्योंकि यहां से मेट्रोमैन ई श्रीधरन के नाम का दांव भारतीय जनता पार्टी ने खेला है। पलक्कड़ सीट पर क्या होने वाला है, केरल की बाकी भी विधानसभा सीटों का एक एक करके हम आपको हाल बताएंगे। वायनाड और उसके आसपास के इलाके में राहुल गांधी का प्रभाव क्या रहने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी ने केरल विधानसभा चुनाव के दौरान ही, कैंपेनिंग के दौरान ही वहां पुशअप्स किए थे, स्टूडेंट के बीच गए थे, छात्र और छात्राओं के साथ में सीधे तौर पर बात की थी। और हां, तमिलनाडु में चूंकि फ्रीबीज की भी लड़ाई चलती है। फ्रीबीज का मतलब यह होता है कि अगर हम चुनाव जीतेंगे आपको वॉशिंग मशीन देंगे, अगर आपको चुनाव जीतेंगे तो टीवी, एसी और फ्रिज देंगे। फ्रीबीज के बीच की लड़ाई में एआईएडीएमके और डीएमके कहां पर खड़े हैं, यह वाकई में सबसे दिलचस्प बात है। और हां, इनमें से तमिलनाडु में जो नायर्स होते हैं, नायर्स इस बार क्यों संघ से रूठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से रूठे हुए हैं, इसके पीछे की भी कहानी हम आपको बताने की और दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन केरल में कैसे एक शक्ति के तौर पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, यह आज का चुनाव तय करने जा रहा है। 4 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, 475 सीटें, 5857 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। बड़ी कवरेज मेरे साथ में मेरी कुलीग शुभ्रा सुमन भी जुड़ने वाली हैं। आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस। इंडिया न्यूज आपके साथ में हूं शुभ्रा सुमन, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी राशिद हाशमी। और आज का दिन 6 अप्रैल की तारीख बहुत जरूरी है, बहुत ही अहम है 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, क्योंकि आज पांचों के पांचों राज्यों में, 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में आज चुनाव होने वाले हैं। और अब से कुछ देर बाद ही वोटिंग शुरू होने वाली है। कितनी सीटें हैं, 5 राज्यों की 475 सीटों पर वोटिंग अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। पश्चिम बंगाल की जो लड़ाई है ना, इस बार की लड़ाई दक्षिण 24 परगना, हल्दिया और हुगली की लड़ाई है। असम की लड़ाई अब अपर असम की नहीं है, मिड असम की नहीं है, बल्कि लोअर असम की लड़ाई है, जहां पर बदरुद्दीन अजमल के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है और जहां पर यह कहा जा रहा है कि ध्रुवीकरण की राजनीति होगी। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति डीएमके और एआईएडीएमके के बीच लड़ाई किस तरह की रहने वाली है, ये आज का दिन तय करेगा। केरल में एलडीएफ यूडीएफ की लड़ाई क्या रहेगी, ये भी आज का दिन तय करेगा। पुडुचेरी में सीट तो कम है, लेकिन हां, जिस तरह से पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और उसके बाद 5 राज्यों की 475 सीटों पर वोटिंग हो गई है शुरू। बंगाल की 31, असम के 40 सीटों पर मतदान, तमिलनाडु के सभी 200 पर आज है वोटिंग।
जी हाँ, केरल की भी 140 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। पुडुचेरी की सभी 30 सीटों पर वोटिंग होगी। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक ही फेज में चुनाव हो रहा है और आज के दिन ही चुनाव का पहला और आखिरी चरण है। इसके साथ ही आसाम में तीसरे और आखिरी चरण का मतदान है। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण का मतदान है। 5 और चरण बाकी हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं धीरे धीरे करके अलग अलग इलाकों से, 5 जगहों से जो तस्वीरें आएंगी पोलिंग बूथ्स की, वो हम आपके सामने रखते हैं। पोलिंग बूथ की अभी जो तस्वीरें आ रही हैं, अलग अलग तस्वीरें बदल बदल कर हम आपको दिखाते रहेंगे। केरल के पलक्कड़ में क्या चल रहा है हम आपको दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल के हुगली से लेकर के हावड़ा और इसके अलावा हल्दिया, माफ कीजिएगा, और इसके अलावा दक्षिण 24 परगना में क्या चल रहा है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेट्रोमैन ई श्रीधरन को भी आप देख पा रहे हैं। मेट्रोमैन ई श्रीधरन अपनी जिंदगी में बहुत अनुशासित, और हाँ, दिल्ली में अगर मेट्रो का विस्तार किया, मेट्रो को रफ्तार से दौड़ाने का श्रेय अगर किसी को जाता है, मेट्रोमैन ई श्रीधरन को जाता है। और ई श्रीधरन अभी तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है, पलक्कड़ विधानसभा क्षेत्र से हैं, केरल के पलक्कड़ विधानसभा क्षेत्र, जहां पर अपनी फैमिली के साथ, अपनी पत्नी के साथ अपना वोट कास्ट करने के लिए गए हैं। बिल्कुल, बहुत ही चर्चा हुई राशिद जब बीजेपी का दामन थामा ई श्रीधरन ने, और उसके बाद ही ये कहा गया कि बहुत अहम रहने वाला है इनका राजनीतिक करियर। और इन्होंने भी ये कहा कि बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित होकर और खासतौर से देश की सेवा करने के लिए, क्योंकि मेट्रो मैन के नाम से अगर ई श्रीधरन को जाना जाता है तो जाहिर है उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है देश के विकास में। क्योंकि मेट्रो जहाँ जहाँ भी आज चल रही है, जिस तरीके से इन लोगों की जिंदगी को सहूलियत से भरा है, आसान किया है, इसके लिए ई श्रीधरन को हमेशा याद किया जाएगा, हमेशा इन्हें धन्यवाद दिया जाएगा। और इसीलिए जब राजनीति के क्षेत्र में इन्होंने कदम रखा है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मौका रहा। और आज की ये तस्वीर आप देखिए, वो मौका आ गया है, खुद ई श्रीधरन इस पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं अपने परिवार के साथ। और ऐसे ही और भी तस्वीरें आती रहेंगी, हम आपको दिखाएंगे। केरल का जो रण है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ताकत झोंकी है तमाम पार्टियों ने, खासतौर से जो कि यहीं से वायनाड से सांसद हैं राहुल गांधी, तो इसीलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है ये केरल का रण। केरल में एलडीएफ और कांग्रेस के लिए हालांकि कई चिंता का सबब है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से केरल में, ये आप समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपना खम ठोका है, ये बात बहुत अच्छे तरीके से एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ही गठबंधन जानते हैं। लेकिन केरल के पलक्कड़ सीट की ये जो लड़ाई है, ये मेट्रोमैन ई श्रीधरन के लिए ही नहीं बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी साख का विषय है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि केरल में शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी ने मेट्रोमैन ई श्रीधरन को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया था। लेकिन कहा यह जाता है कि अंदर ही अंदर बहुत नाराजगी कई लोगों में हो गई। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं केरल के, उन्होंने एक तरीके से अपनी नाराजगी जताई, हालांकि बड़े युवा हैं। लेकिन अभी आप मेट्रोमैन ई श्रीधरन को तस्वीरों में देख पा रहे हैं, वो मेट्रोमैन ई श्रीधरन जो कि अनुशासन के लिए बहुत प्रेरणा देते चले आए हैं। लेकिन केरल की जो लड़ाई एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में है, जो 5-5 साल की बात होती है, लेकिन इस बार यह कहा जा रहा है कि पिनराई विजयन चूंकि एक कैप्टन के तौर पर, हालांकि पिनराई विजयन को जब एलडीएफ ने यह कहा और वामपंथी कई बड़े नेताओं ने यह कह दिया कि वो तो केरल के कैप्टन है, तो कई लोगों ने इस पर यह भी कह दिया आप उन्हें केरल का कैप्टन कैसे कह सकते हैं, ये इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो केरल की लड़ाई है, इसमें यूडीएफ की तरफ से यह कहा जा रहा है कि 5 साल एलडीएफ ने शासन किया है, लेकिन अब वक्त बदल गया है। और वक्त बदलने के साथ ही साथ यूडीएफ की तरफ से यह भी कहा गया कि ओमान चांडी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ओमान चांडी को भी लेकर के यह कहा जाता है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता ओमान चांडी के चेहरे पर नाराज हैं। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने केरल की लड़ाई को बड़ा बनाने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि पिछले पंचायत चुनाव में, जो पिछला पंचायत चुनाव केरल में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को अच्छे खासी वोट मिले थे। जो जिला पंचायत के जो चुनाव हैं और इसके अलावा जो लोकल बॉडी इलेक्शन के अलावा भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि 2011 के विधानसभा चुनाव में लगभग 8 से 9%, 2014 के विधानसभा चुनाव में 11% वोट मिला, 2016 के विधानसभा चुनाव में यह वोट जो था 15 से 16% के आसपास। पलक्कड़ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं ई श्रीधरन, उन्हें आप वोटिंग करते हुए अभी नजर आ रहे हैं। केरल की 140 सीटों पर अभी मतदान चल रहा है। केरल की 140 सीटें, जहां पर 957 कैंडिडेट कुल मिलाजुलाकर के चुनावी मैदान में हैं। बिल्कुल, और केरल की जब बात चल रही है तो सबरीमला हमें नहीं भूलना चाहिए। और सबरीमला का मुद्दा जो है वो बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने भी, लेफ्ट ने भी पूरी ताकत जो की है, खासतौर से बीजेपी ने खास माहौल बनाने की कोशिश की है वहां पर सबरीमला के इर्द गिर्द। और कई बार आपने भाषणों में सुना, न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह को बल्कि और भी बीजेपी के बड़े नेताओं को उन्होंने जिक्र भी किया और ये भी कहा कि लोगों की आस्था का विषय है और इसीलिए इसमें सरकारों को या फिर प्रशासन को या फिर न्यायपालिका को। अच्छा, ई श्रीधरन अपनी बात रख रहे हैं, उन्हें जरा सुन लेते हैं जल्दी से।
അതെ ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. കാരണം പോസ്റ്റൽ വോട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എഴുതി കൊടുത്തു. പിന്നെ ഞാൻ പാലക്കാട്ടായിരിക്കുമല്ലോ എൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയല്ലേ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുന്നത് തീർച്ചയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരോട് തന്നെ പറഞ്ഞു സമയമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമില്ല പോസ്റ്റൽ വോട്ടിങ്ങിന്, ഞാൻ വന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യ വോട്ടിന് ഓർമ്മ ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാവോ? ഇതെന്റെ ആദ്യത്തെ വോട്ടല്ല, ആദ്യത്തെ വോട്ടാണല്ലോ, ആ ഒരു അനുഭവം എങ്ങനെയാണ്? അതിനെന്താ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് എനിക്കല്ല വോട്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത്, എൻ്റെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കല്ലേ. तो बीजेपी ने पलक्कड़ सीट से 88 साल के ई श्रीधरन को चुनावी मैदान में उतारा है और पार्टी को इस सीट से काफी उम्मीद है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही पलक्कड़ आकर बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो कर चुके हैं। श्रीधरन का मुकाबला 2 बार से लगातार विधायक रहे कांग्रेस उम्मीदवार शाफी परम्बिल से है और शाफी बड़े यंग हैं। यहां पर एक तरीके का कंट्रास्ट है, क्योंकि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं शाफी के बारे में ये कहा जाता है कि बड़े युवा हैं, लगभग 38 या 39 साल की उनकी उम्र है और 2 बार के विधायक हैं और इस बार पलक्कड़ सीट से हैट्रिक जमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ई श्रीधरन को एक इंडिकेटर के तौर पर एक संकेत देने की कोशिश केरल में की गई है, क्योंकि केरल में भारतीय जनता पार्टी ने यह बताने की कोशिश की है कि यहां पर लव जिहाद बहुत ज्यादा फैला है, जबकि एलडीएफ और यूडीएफ की तरफ से यह कहना है कि बीजेपी यहां पर भी आकर के हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि केरल में कहीं से भी हिंदू या मुस्लिम वोट बैंक के ध्रुवीकरण की बात ही नहीं है। केरल में मछुआरों की बात कीजिए, अगर आप केरल में आते हैं, इस तरह की बातें कही जाती हैं एलडीएफ और यूडीएफ की तरफ से। केरल में अगर आप आते हैं तो युवाओं की बात कीजिए, केरल में आते हैं तो शिक्षा की बात कीजिए, लेकिन केरल में आकर के धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, केरल में जाकर के राहुल गांधी ने यह कहा था कि केरल की किस्मत तय नहीं होगी, बल्कि वायनाड की भी किस्मत तय होने वाली है। वो वायनाड 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां से चुन करके सांसद बनकर के राहुल गांधी आए, और राहुल गांधी जिन्हें अमेठी में हार का सामना करना पड़ा, जो कि उनकी परंपरागत सीट रही है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। शुभ्रा। बिल्कुल, 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ और धीरे धीरे करके ये पैनल और बड़ा होता जाएगा। लेकिन इस वक्त सूर्य कुमार मैथिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी की ओर से आपका बहुत स्वागत है। और प्रेम कुमार राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रेम कुमार जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां एक एक करके अपनी राय रखेंगी और बहुत ताकत झोंकी है उन्हें तमाम राज्यों में। लेकिन चूंकि अभी हम केरल की बात कर रहे थे, ई श्रीधरन की बात कर रहे थे, वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और सबसे पहले उनकी ही तस्वीरें आज आई हैं। आज दिन भर तस्वीरों की बाढ़ आएगी। लेकिन केरल की ही अगर बात करें, जैसा राशिद कह रहे थे कि वहां पर धर्म के आधार पर राजनीति करने का स्कोप उतना नहीं है जितना और राज्यों में है। लेकिन सबरीमला का मुद्दा हमने देखा, आस्था और विकास के बीच में जो सामंजस्य बिठाने की कोशिश बीजेपी करती है, वहां पर ई श्रीधरन के आ जाने से, चूंकि सबरीमला के मामले में आस्था के आधार पर बहुत सारी पॉलिटिक्स हमने देखी और उसका फायदा भी बीजेपी को मिल रहा है और मिलेगा, ऐसा विश्लेषक मानते हैं। लेकिन इन दोनों पैमानों पर सामंजस्य बिठाने की अगर बात करें तो ई श्रीधरन का आना कितना फायदेमंद साबित हो रहा है बीजेपी के लिए? सूर्य कुमार मैथिल। अच्छा, आपने तो कहा कि केरल में धर्म के आधार पर राजनीतिक अपनी जगह नहीं बना पा रही है, लेकिन मैं मानता हूं कि नहीं, जगह बना पा रही है। केरल में भी जगह बना पा रही है। सबरीमाला का मुद्दा ऐसे ही बड़ा मुद्दा नहीं हुआ, चाहे कांग्रेस हो चाहे लेफ्ट की गवर्नमेंट हो, उसको सबरीमाला के मुद्दे पर प्रो पीपल रूल नियमों पर आना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी वहां जगह नहीं बना पा रही है। ये एक महत्वपूर्ण बात जरूर है। तो ये भारतीय जनता, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल जगह नहीं बना पाई है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में शेड्यूल कास्ट्स के ग्रुप को अपने साथ में जोड़ने की कोशिश की है, अपने संघ के वैचारिक आधार को बढ़ाने की कोशिश की है। ये कोशिश उन्होंने वहां भी की है। अब चूंकि उनके पास कैंडिडेट्स नहीं है या जनाधार कम है, तो उसमें एक श्रीधरन जैसे बड़े व्यक्तित्व का सहारा लेकर के उन्होंने अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश की है। तो निश्चित रूप से स्थानीय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले से जो वोट के मामले में बढ़ी है, इस बार भी हमें लगता है कि वोट्स को ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन सीटों में उनका कन्वर्जन केरल में अभी प्रेम कुमार जी, बाकी जब आपके एनालिसिस में मुझे भारतीय जनता पार्टी के लिए केरल में स्कोप नजर आता है, तो ये मुझे बहुत ही सकारात्मक पक्ष नजर आता है, क्योंकि आपके साथ न जाने मैंने कितनी डिबेट की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लेकर के अगर इतने उच्च विचार और इतने सकारात्मक विचार वो भी केरल में आप रख रहे हैं, तो ये मेरे लिए सुबह सुबह वाकई में बहुत अचरज वाली बात तो है ही। लेकिन हाँ, आपके एनालिसिस को मानते हुए, फेस वैल्यू पर
मानते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, सूर्य कुमार मैथिल के पास में चलूंगा। ये तो केरल की बात हो गई, लेकिन नीचे आप देखें प्रधानमंत्री, स्क्रीन को इसी तरह से रखेंगे हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है विधानसभा चुनाव को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट जैसे हमेशा से ही करते हैं, मतदान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, लोकतंत्र में अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए, हर एक वोट जरूरी होता है। इस तरह की बात प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है। सूर्य कुमार मैथिल जी, मैं पश्चिम बंगाल से शुरुआत करता हूं, बाकी फिर तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और असम के बारे में भी आपसे बात करेंगे। पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी ने एक बात कह दी है कि एक पांव पर हम बंगाल जीतेंगे, खेला करेंगे यहां पर, और दो पांव के जरिए हम दिल्ली जाएंगे 2024 में। ममता बनर्जी ने यह कहा है कि दिल्ली को गुजराती नहीं चलाएंगे, दिल्ली को हम लोग चलाएंगे। ममता बनर्जी का यह अग्रेशन क्या कहता है? इस अग्रेशन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सोच और नजरिया क्या है? राशिद भाई, मैं आपको उन्हीं के बयानों से एक बात बताना चाहता हूं। पहले वो बोलती थी मुझे गाय का मांस खाना बहुत पसंद है, ये मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट है। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि बंगाल के अंदर हिंदू ऐसा कब बोला है तो वो नहीं, उन्होंने पहले बोला है, 10 साल पहले बोला है, ऐसा कब बोला? आप गूगल कर लीजिए, 10 साल पहले बोला है उन्होंने। अच्छा, हाँ जी। और अच्छा, उसके बाद यानी आज तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी गाय भी लेकर के आएगी, यानी तीसरे चरण में गौ सेवा भी लेकर के आएगी बंगाल में। तैयार हो गई है, उसके बाद गोत्र बताने को तैयार हो गई हैं। अब वो गली गली जो है घूम रही हैं, अपने एक झूठा एक्सीडेंट दिखाकर जो वो एक टांग पे प्लास्टर बांधकर घूम रही है, उनके भी बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। ये सब बंगाल की जनता देख रही है। तो जो दौर रहे हैं चुनावों के, उनमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही निर्णायक बढ़त बना ली है और धीरे धीरे ये टीएमसी के ताबूत में धीरे धीरे घटती जा रही है। आज तीसरी कील घटने जा रही है, इसमें भी बहुत अच्छी बढ़त बनाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, निर्णायक बढ़त बना ली है। शुरुआत में ही सूर्य कुमार मैथिल जी ने ये घोषणा कर दी है, लेकिन इस घोषणा के और पहलू क्या हैं वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और कांग्रेस को भी आज बहुत सारे सवालों का जवाब देना है, क्योंकि असम में जिन सीटों पर चुनाव आज हो रहे हैं वहां पर वाकई AIUDF का, कांग्रेस का काफी वर्चस्व है, गढ़ माना जाता है ये इलाका बदरुद्दीन अजमल का, और इसीलिए जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा, न सिर्फ असम में बल्कि पश्चिम बंगाल में भी जो अब्बास सिद्दीकी के साथ गठजोड़ है उसको लेकर। और हो रहे हैं आज देश भर में, और एक एक करके हम तमाम जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं, पोलिंग बूथ से जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं, और जो मुद्दे काम कर रहे हैं जमीन पर उस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत अहम तस्वीर, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने चेन्नई में वोट डाला है, इसके साथ ही एक्टर रजनीकांत भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तमिलनाडु की 234 सीटों पर वोटिंग जारी है। तमिलनाडु की सभी सीटों पर एक ही चरण में मतदान होना है। तमिलनाडु पी चिदम्बरम कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। में सिर्फ एक ही फेज में चुनाव होना है। 234 सीटें हैं, 3,998 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। और आपने चिदम्बरम को देखा, यूपीए के शासनकाल में चिदम्बरम वित्त मंत्री भी रहे थे, चिदम्बरम देश के गृह मंत्री भी रहे थे। हालांकि जिस वक्त में, चूंकि नक्सली हमले का वक्त है, हमने कितनी खबरें दिखाई हैं बीजापुर को लेकर के, सुकमा को लेकर के, जीरम घाटी को लेकर के पिछले 3-4 सालों में। और जब गृह मंत्री थे चिदम्बरम, उस जमाने में यह कहा जाता है कि अपने पेपर्स पुट डाउन कर दिए थे, अपना इस्तीफा दे दिया था। ये एक अलग सी बात है। लेकिन हाँ, अभी आप देख पा रहे हैं पी चिदम्बरम की तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं, और नीचे आप देखें रजनीकांत की तस्वीर आपको नजर आ रही है। पिछली बार आपने ये देखा था कि जब दूसरे चरण का चुनाव पश्चिम बंगाल और असम में चल रहा था, तभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा की गई थी। रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा की गई थी। हालांकि रजनीकांत के बारे में शुरुआती दौर में यह कहा जा रहा था कि तमिलनाडु में वो भी अपनी एक पार्टी बनाएंगे, पार्टी बना करके चुनावी खंड ठोकेंगे। लेकिन बाद में रजनीकांत ने अपनी सेहत का हवाला दिया था और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने फॉर्म नहीं किया था। लेकिन हाँ, रजनीकांत के बारे में एक बात ये कही जाती है कि एक हल्क फिगर है। और रजनीकांत के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि तमिलनाडु में रजनीकांत पॉलिटिकल लीनिंग तो नहीं रखते, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हर एक पार्टी, चाहे वो डीएमके हो, चाहे AIADMK हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, तमिलनाडु में उन पर डोरे डालने की कोशिश अलग अलग तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूर की गई है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बिल्कुल, ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम दिग्गज सुबह से ही वोट डालने के लिए निकले हैं। और साउथ की राजनीति की हम बात कर रहे हैं, दक्षिण की राजनीति की एक खास बात है, वहां पर सिनेमा और राजनीति का फर्क बहुत नहीं रहा है। शुरुआत से ही सिनेमा के बड़े बड़े दिग्गजों ने राजनीति में अपना नाम किया है। हालांकि उत्तर भारत में भी अब ये जो गैप है
वो भरा है पिछले कुछ वक्त से, और काफी सिने कलाकारों को आपने राजनीति में नाम कमाते हुए देखा है, अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखा है। लेकिन इस बीच ये 3 तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण। रजनीकांत वोट डालने के लिए पहुंचे, ई श्रीधरन जो कि कैंडिडेट भी हैं बीजेपी के केरल में, वो वोट डालने के लिए पहुंचे, और पी चिदम्बरम वोट डालने के लिए पहुंचे। एक एक करके तमाम दिग्गज वोट डालने पहुंच रहे हैं। आम जनता भी बड़ी संख्या में अब घरों से बाहर निकलने लगेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके आह्वान किया है कि बड़ी संख्या में वोट डालिए। एक बड़ी मजे की बात यह है कि हम रजनीकांत को तो दिखाई रहे हैं, लेकिन हाँ, रजनीकांत के साथ साथ कमल हासन की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि तमिलनाडु के चुनावी मैदान में कमल हासन की जो पार्टी है एमएनएम, उसने भी अपना खम ठोका हुआ है। और अच्छा, कमल हसन की तस्वीरें भी अभी थोड़ी देर के बाद हम आपको दिखाएंगे। और जब कमल हसन की जो तस्वीरें आप देखेंगे ना, एक चीज पर नजर बना करके आप रखिएगा, क्योंकि कमल हसन के बारे में यह कहा जाता है कि जो उनकी जो एक सोलो आर्ट है, जो एक सोलो यूएसपी है, वो है उनका लिपसिंग। कमल हसन के बारे में ये कहते हैं कि जब चुनावी मंच पर पहुंचते हैं, इसी लिपसिंग का इस्तेमाल करते हैं, बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार कुछ बोलते नहीं है, लेकिन लिपसिंग के जरिए ही अपनी बात जनता से कहने की कोशिश करते हैं। कमल हसन की पार्टी का नाम है एमएनएम। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ खास तो नहीं कर पाए थे, पिछले चुनावों में कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार कमल हसन ने यह कहा है कि तमिलनाडु की राजनीति में मैं गेम चेंजर बन करके दिखाऊंगा। कमल हसन ने बार बार यह कहा कि एक तरफ है एआईएडीएमके, जिसमें पलानीसामी और पनीर सेल्वम के बीच एक राजनीतिक रस्साकशी रही थी। शशिकला ने बीच में आने की कोशिश की थी। भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों के बीच में संधि कराई। और हां, कमल हसन ने यह भी कहा कि डीएमके की जो राजनीति रहती है, यह राजनीतिक विरासत की और परिवारवाद की राजनीति रहती है, और इसीलिए तमिलनाडु में एमएनएम एक विकल्प के तौर पर है। लेकिन 2 तस्वीरें आप देखें। चेन्नई की तस्वीर है, जहां पर आपको कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम नजर आ रहे हैं। वहीं नीचे आपको थलाइवा के नाम से मशहूर तमिलनाडु की में जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, 2 हैं। एक पी चिदम्बरम की है, नीचे आपको रजनीकांत की तस्वीर नजर आ रही है। एक बार इंट्रोड्यूस कर देते हैं जितने भी गेस्ट हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं इंडिया न्यूज पर। मेरे साथ में सूर्य कुमार मैथिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपको बता चुके हैं बीजेपी की ओर से वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही प्रेम कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और संजय सरकार टीएमसी की ओर से हमारे साथ रहेंगे। लेकिन संजय सरकार जी, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ इस हिस्से का, क्योंकि देखिए तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर नजर किसी राज्य पर है तो वो पश्चिम बंगाल है, और वहां पर साख दांव पर लगी हुई है ममता सरकार की, टीएमसी की। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन बहुत कुछ खोने के लिए उसके पास नहीं है। आप लोगों के लिए खोने को बहुत कुछ है, और क्या इसीलिए अब ममता बनर्जी जो हैं वो इस तरह के बयान दे रही हैं? वो तो ये भी कह रही हैं कि एक पैर से पश्चिम बंगाल और कुछ वक्त के बाद 2 पैरों से केंद्र, यानी कि दिल्ली। क्या मतलब है इसका, किस तरफ इशारा है? दीदी जो बोली बहुत सही बात बोले हैं। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बिल्कुल जीत नहीं पा रहे हैं। जीतने के कारण क्या है मैं आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री से लेके होम मिनिस्टर से लेके जेपी नड्डा, तमाम जो मंत्री है, सब मंत्री को लेके बंगाल में डेली पैसेंजरी करने पड़ रहा है। इसको मतलब भारतीय जनता पार्टी के 200 को आंकड़ा जो बोल रहे हैं, वो आंकड़ा उनको सामने तो आने वाला है ही नहीं है। मुश्किल है 70 से 80 सीट भी जीतना के लिए, ये भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। और मैं अभी जो मेरे को वोट पोलराइजेशन जिस तरफ से दिखाई दे रहा है, इसमें मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी 30 सीट भी बंगाल में जीत नहीं पाएंगे। अगर 200 सीट जीत पाते थे। संजय जी, आप बंगध्वनि की बात करते हैं, बंगाली अस्मिता की बात करते हैं, आप बंगालियों की बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा भी लगता है। कभी दीदी के नाम से, कभी बेटी के नाम से, कभी माँ माटी मानुष के नाम से, तो कभी अलग अलग नारों के जरिए, कभी अलग अलग सिंबोलिज्म के जरिए। आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले न जाने पैसेंजर के ट्रेन के तौर पर किन किन को लेकर के आते हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि यूपी और बिहार के गुंडे लेकर के आते हैं, लेकिन वही ममता बनर्जी अगर अलग अलग विपक्षी पार्टियों को चिट्ठी लिखती हैं और अपने समर्थन में आने की एक तरह से इनडायरेक्ट अपील करती हैं, वो बाहरी हैं या फिर बंगाल के हैं। और हाँ, आपने तो जया बच्चन को भी बुला लिया। अब ये बताइए कि जया बच्चन बाहरी हैं या बंगाली हैं, इसका जवाब दें आप। जया बच्चन का सबसे बड़ा बात है, वो बहादुरी खानदान की एक लड़की है, जो आपको मालूम है 1911 साल में मोहन भवन क्लब के लिए बहादुरी खानदान की जड़ बंगाल में है, एमपी में है। वो सिद्धार्थ बहादुरी खानदान की जड़ बंगाल में है, एमपी में है। सुनिए रशीद भाई, सुनने का भी धीरे, मैं जानता हूँ जया बच्चन जया बहादुरी थी। आप बोले थे ना, हाँ। आप पढ़े लिखे एक अच्छे मुसलमान है, कोट टाइप एंड बोल के, अब अच्छे बात। अरे महाराज, मैं हिंदुस्तानी पहले हूँ, ये बात भी सुनने मैं हिंदुस्तानी हूँ, राशिद हाशमी हिंदुस्तानी, आप मुसलमान बोलते हैं। आप, मैं भारतीय हूँ, भारतीय, एकदम देसी भारतीय, एकदम खालिस हिंदुस्तानी। मुसलमान मत बोलिए मुझे, मेरी पहचान हिंदुस्तानी की है। और ये बंगाल का बेटी है,
बंगाल को बेटी बंगाल में चुनाव में अगर प्रचार करने के लिए आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को डर क्यों लग जाएंगे? और अगर हम 16 पार्टी को क्यों लिखा है आपको मालूम है? भारतीय जनता पार्टी को जो प्रत्याशी आसाम में है उसको मतलब गाड़ी से ईवीएम मिला है। लोकतंत्र के हत्यारे। ये सवाल जो है उसका जवाब सूर्य कुमार मैथिल जी को देना चाहिए। सूर्य कुमार मैथिल जी, तो इतनी सारी तस्वीरें आई हैं और देखिए शुरुआत में ही अभी इस डिबेट का, इस डिस्कशन का 1 घंटा भी नहीं बीता है मैथिल साहब, और ये जिक्र आ गया कि आखिर ईवीएम में गड़बड़ी कर रहे हैं क्या? ईवीएम यहाँ से गाड़ी के अंदर से बरामद हो रही है, कई तरह की तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जो शर्मनाक है। क्या चल रहा है ये सब सर? मैथिल साहब एक बूथ में सुनिए एक बात सुनिए अच्छे तरह से। आसाम में ठीक है आ रहे मैथिल साहब जवाब दीजिए, ईवीएम के मसले पर जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। यूसुफ अंसारी भी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषण बहुत जरूरी है, लेकिन ईवीएम के मसले पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं और सीधा निशाना बीजेपी पर साध रही है टीएमसी, उसका जवाब दीजिए सूर्य कुमार मैथिल। देखिए, विपक्ष की ये आदत है कि जब भी वो हारने लगता है तो वो ईवीएम पे दोष देना शुरू कर देता है, इलेक्शन कमीशन पे दोष देना शुरू कर देता है, सुरक्षा बलों पे दोष देना शुरू कर देता है। उसकी एक वानगी आपने देखी थी नंदीग्राम के अंदर कि बूथ पर धरना भी दिया था ममता दीदी ने, उसके बाद वहां पर कंप्लेंट भी दी थी और उसकी जब इन्वेस्टिगेशन हुई उसके बाद वहां पर 6 पन्नों का जवाब ममता दीदी को इलेक्शन कमीशन ने दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दक्षिणी 24 परगना के अंदर इस समय में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पे हिंसा हो रही है, हमला हो रहा है। हुगली के अंदर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। साथ ही साथ सुनिए, अब आप दोनों ही सुन लें, सूर्य कुमार मैथिल जी और संजय सरकार जी। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानियों को बहुत चीख चिल्लाहट पसंद नहीं होती है। मुझे टीआरपी वाली डिबेट चाहिए ही नहीं होती, मुझे टीआरपी नहीं चाहिए। एक एक करके अगर आप अपनी बात कहेंगे ना ज्यादा अच्छा होगा, और अगर आप लोग चीख चिल्लाहट करने की कोशिश करेंगे तो मैं भी आपको रोक दूंगा, शुभ्रा भी आपको रोक देंगी। चीख चिल्लाहट बिल्कुल भी नहीं, अपनी बात कहें, सहज तरीके से कहें, एक एक करके कहें, ओवरलैप बिल्कुल ना करें, क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट यूसुफ अंसारी भी है मेरे साथ में। नहीं आप लोग चिल्लाएंगे तो मैं यूसुफ जी के पास में चला जाऊंगा। यूसुफ जी, चूंकि आज 4 प्रदेश और 1 केंद्र शासित प्रदेशों का मामला है, पश्चिम बंगाल की 31 सीटें हैं, असम की 40 हैं, तमिलनाडु की कुल 234 हैं, केरल की कुल 140 हैं और पुडुचेरी की कुल 30 सीटें हैं। किसका क्या दांव पर लगा हुआ है? और मैं कांग्रेस के लिहाज से भी पूछ रहा हूं, बीजेपी के लिहाज से भी, डीएमके, एआईएडीएमके, एमएनएम और इसके अलावा जितनी भी पार्टियां, किसका क्या दांव पर आज की तारीख में 6 अप्रैल के दिन लगा हुआ है? देखिए राशिद भाई, दांव पे तो भाई पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी की सत्ता दांव पर है और बीजेपी की साख भी दांव पर है, क्योंकि बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर ममता बनर्जी को की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लगाया हुआ है। और वहां से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये है कि बीजेपी अभी तक कामयाब होती नहीं दिख रही है। तो बीजेपी की जो साख है और अमित शाह का जो चाणक्य नीति वाला जो रोल है वो सब दांव पे है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल के बाद अगर हम बात करें तो केरल की बात करें तो केरल में तो वामपंथियों की सरकार दांव पर है और साथ ही वहां कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी की निजी प्रतिष्ठा दांव पर है। राहुल गांधी अमेठी में चुनाव हारे थे लोकसभा का और केरल की वायनाड सीट जीते थे, तो वहां राहुल गांधी पर यह चुनौती है कि अपनी जड़ें कांग्रेस वहां जमाए और राहुल गांधी के नेतृत्व में केरल में सत्ता में वापसी करे। तो एक कांग्रेस, और शायद इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष के पद का जो चुनाव बहुत करीब 2 साल से लटका पड़ा हुआ है वो इन चुनावों के नतीजों के बाद होना तय पाया है। तो ये एक परीक्षा, एक अग्नि परीक्षा राहुल गांधी के लिए है कि वो एक तो वायनाड सीट जहां से वो खुद सांसद हैं, उसकी कितनी विधानसभा सीटें कांग्रेस के झोली में डालते हैं। दूसरा, क्या राहुल गांधी के पूरी ताकत झोंकने के बाद केरल में कांग्रेस का गठबंधन सत्ता में वापसी करेगा या फिर वामपंथी दल दोबारा से रिपीट करेंगे? केरल में एक परंपरा रही कि एक बार वाम दलों का गठबंधन सत्ता में आता है तो दूसरी बार कांग्रेस लेड गठबंधन सत्ता में आता है। तो क्या इस बार ये परंपरा टूटेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। ठीक है, आपने इन शॉर्ट यूसुफ भाई बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। संजय जी से एक बहुत छोटा सा एक सवाल लेना चाहूंगा। संजय जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने प्यार से, इतनी मधुर भाषा में बंगाल में जाकर के कहा दीदी, ओ दीदी, लेकिन आप लोग को बुरा लग गया। अगर बुआ कहें तो बुरा लग जाता है, पीसी भाईपो वाली बात करें तो बुरा लग जाता है। अब दीदी, ओ दीदी कहने पर आप लोग को इतना बुरा क्यों लग गया? महुआ मोइत्रा को क्यों ये लगा कि ये सड़क छाप भाषा है? प्रधानमंत्री जो है ये कहें एक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को दीदी, ओ दीदी, और आप लोग को बुरा लग जाता है, ऐसा क्यों संजय जी? नहीं,
उसको भाषा कैसे में तो ओ दीदी, अच्छी बात है, दिल से आवाज आती है ना। अरे मेरे दिल से आवाज आएगी, मैं कहूंगा ओ संजय जी, तो कोई दिक्कत है क्या? मैं कहूंगा ओ यूसुफ भाई, दिक्कत है क्या? मैं कहूंगा ओ सूर्या जी, दिक्कत है क्या? वो दिल से आवाज आती है ना, डर पैदा होता है ना, वो दिल की गहराइयों वाली आवाज होती है, एकदम यूं निकला करती है। नहीं, ये मधुर आवाज नहीं है। नरेंद्र मोदी का अंदर से ममता बनर्जी को देखने के बाद उसको भूत दिखाई देता है और अंदर से डर पैदा भूत दिखाई देता है। अरे क्या बात, अपने नेता को भूत बना दिया आपने। और जब डर हे भगवान, नहीं, जब डर राम राम, क्या बात करते हैं आप? जय श्री राम, क्या बात करते हैं? भूत बना दिया आपने संजय भाई, भूत बना दिया आपने। खुद अपनी ही नेता को भूत बोलना है। भूत है, इसीलिए जय श्री राम का नारा लगाने पर दीदी को बहुत परेशानी होती है, वो जेल में भेज देती है लोगों को, इसीलिए जेल में भेज देती है जय श्री राम का नारा लगाने पर। इस बीच कुछ तस्वीरें आ रही हैं, लगातार एक के बाद एक दिग्गज वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। कमल हासन को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उन्होंने वोट कास्ट किया है। आप कुछ मीडिया से बातचीत कर सकते हैं। कमल हासन अपने बयानों के लिए बहुत सुर्खियों में रहे हैं, कई बार खासतौर से बीजेपी विरोधी बयान जो दिए हैं उन्होंने, कई बार विवाद भी हुआ उनके बयानों को लेकर। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में कितना अंतर वो पैदा कर पाएंगे वो देखना अभी बाकी है, क्योंकि पिछले चुनावों में कुछ खास नहीं कर पाए थे। दो दिग्गजों पर सबकी नजर थी, कमल हासन और रजनीकांत पर। दोनों ही वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। आपने देखा रजनीकांत ने हालांकि ऐलान कर दिया कि वो नहीं उतर रहे हैं राजनीति में, लेकिन कमल हासन कितना छाप छोड़ पाते हैं। हालांकि उससे पहले एक लंबी फहरिस्त है दक्षिण में उन फिल्म स्टार्स की जिन्होंने न सिर्फ राजनीति में नया मकाम हासिल किया है, बल्कि एक पूरी दिशा और दशा बदली है। बल्कि जो भी बड़े नाम आप गिन लीजिए, फिल्म स्टार्स रहे हैं, वो बड़े फिल्म स्टार्स रहे हैं, सिनेमा के सितारे रहे हैं, लेकिन कमल हासन अभी तक वो छाप नहीं छोड़ पाए हैं जिससे ये लगे कि भविष्य में कोई ऐसी नज़ीर पेश होने वाली है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमिलनाडु से लगातार तस्वीरें आ रही हैं। पीछे दमरम ने वोट डाला था, रजनीकांत वोट डालने के लिए पहुंचे, कमल हासन पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शुभ्रा ने की है कि कमल हासन अपने बयानों की वजह से विवाद में यकीनन रहते हैं। और इसी इंपॉर्टेंट बात में एक बात और भी इन एडिशन कहना जरूरी है कि बिल्कुल अंतिम चरण में जब चुनाव प्रचार पहुंचा, आचार संहिता उल्लंघन का केस भी दर्ज किया गया। हालांकि फिर बाद में कमल हासन ने यह भी कहा था कि देखते हैं वाकई में मैंने आचार संहिता का उल्लंघन किया या फिर नहीं। हालांकि उनकी बेटी अक्षरा ने उनके लिए डांस भी किया था। अभिनेता से नेता बने कमल हासन लोकसभा चुनाव के पहले से ही राजनीति में बड़े एक्टिव हो गए थे। उन्होंने राजनीति में किसी भी पद के लिए तैयार रहने की बात भी की थी। और निगाहें हैं, तमिलनाडु का इतिहास है, कोई बड़ा सुपरस्टार अक्सर वहां सत्ता का किंग बनता है। यह तमिलनाडु में हमने अक्सर देखा है। कमल हासन चुनाव लड़ रहे हैं, भले ही उनकी पार्टी अपने दम पर बहुमत लाने का बिल्कुल दम रखती हो, लेकिन एमएनएम क्या करने वाली है? क्योंकि तमिलनाडु के बारे में यह कहा जाता है कि तमिलनाडु में किंग नहीं ढूंढे जाते शुभ्रा, तमिलनाडु में थाला ढूंढे जाते हैं, थाला। बिल्कुल। और ये